स्वागत है आज अपने YouTube चैनल पर। और इसमें आज हम लोग अपने ऐप्स के माध्यम से भी लाइव क्लास को पढ़ पाएंगे। तो देखेंगे आज हम ज्योग्राफी का जो न्यू प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में। और इसमें जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी ही आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आज अपने YouTube चैनल पर और आज हम लोग अगर हमारे ऐप्स पर नहीं पहुंचे हैं तो आप हमारी मीमांसा एकेडमी .co.in पर जाकर ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक लेरा नाम से, उसमें कोड डालेंगे MIM003 और उस अपने आप को एक्टिव करके आप लाइव क्लासेस बिल्कुल ही फ्री पढ़ पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ाएंगे। कंटिन्यू करते हैं क्लास को और देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कांगो बेसिन कांगो और अमेजन बेसिन जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें भूमध्य रेखीय प्रदेश में, गर्म तर प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, शीततर प्रदेश में। तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से और ऐप्स के माध्यम से इस क्लास को कंटिन्यू पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिए। तो कांगो और अमेजन बेसिन जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारा भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है। कहाँ? भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को हम भूमध्य रेखीय जलवायु या विषुवत रेखीय जलवायु कहते हैं। इस जलवायु के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, पूर्वी द्वीप समूह, फिलीपींस आदि जो है वो उसमें आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रहेगा कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो विश्व का चीनी का जो कटोरा कहा जाता है वो क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा को, क्योंकि क्यूबा में जो है सबसे ज्यादा जो है गन्ने का उत्पादन होता है। यद्यपि गन्ना भारत का देशज पौधा एवं 1999 तक विश्व में सबसे अधिक गन्ना यहीं पैदा होता था। कहाँ पर? भारत में, क्योंकि देशज पौधा है। परंतु आज ब्राजील जो है वो 33% के बाद भारत का दूसरा स्थान 20% स्थित है। चीनी निर्माण हेतु केवल 54.4% गन्ना उपलब्ध होने के कारण चीनी उत्पादन में विश्व में ब्राजील और क्यूबा के बाद भारत का तीसरा स्थान है। क्यूबा को अधिक चीनी उत्पादन के लिए विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। सबसे तो विश्व में ब्राजील, उसके बाद क्यूबा जो है ये सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। लेकिन इसमें जो है विश्व को जो चीनी का कटोरा कहा जाता है वो क्यूबा को कहा जाता है। मानव भूगोल मानव परिस्थिति है, यह परिभाषा किसने दी? मानव भूगोल मानव परिस्थिति है, यह परिभाषा किसने दी है?
मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह परिभाषा दी है H.H. बैरोज ने। किसने दी है? H.H. बैरोज ने। इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो फर्स्ट करेक्ट है। यानी पारिस्थितिकी सामान्य रूप से उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिकी सामान्य रूप से उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवों तथा भौतिक पर्यावरण में तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य वास्तविक अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वो अर्नेस्ट हेलल द्वारा किया गया था, परंतु मानव परिस्थितिकी यानी H.H. बैरोज द्वारा परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो हम कहते हैं तो वो 180 देशांतर रेखा को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 देशांतर रेखा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। यानी पृथ्वी पर 180 अंश यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है कि काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सौर मंडल में किस ग्रह की सबसे अधिक उपग्रह है? तो सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं जो वो बृहस्पति उपग्रह की बात की जा रही है तो वो शनि की है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। यानी 2019 के IAU के अनुसार N की 82 उपग्रह है, बृहस्पति 79 और अरुण 27। नेक्स्ट देखेंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट था, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश जो है इसकी सीमा सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सी। यानी भारत की सीमाएं अधिकतर प्राकृतिक और ऐतिहासिक हैं। हिंद महासागरों के उपांत सागरों द्वारा इसकी दक्षिणी सीमा का निर्माण किया जाता है, जिसमें तट रेखा की लंबाई लगभग पृथ्वी की अंतर्व्यास के बराबर पाई जाती है। भारत चीन सीमा 4057 किलोमीटर, भारत पाक 3323 किलोमीटर, भारत बांग्लादेश 4097 किलोमीटर, भारत म्यांमार 1643 किलोमीटर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें सुमेलित बताना है कि सुमेलित नहीं है। जैसे अगर हम बात करें रूस में क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि रूस में बॉक्साइट कम मिलता है, ये यहाँ पर मिलता है हमें हीरा मिलता है। क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सही ये है। और मैक्सिको में चांदी मिलती है, सही है। बोलीविया में टीन मिलती है और संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा। तो रूस में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, पंपाज तथा स्टेपीज है। पंपाज या स्टेपीज क्या चीज है? तो पंपाज तथा स्टेपीज जो है एक घास के मैदान है जो कि मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। यह शीतोष्ण घास प्रदेश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के अंतर्गत भागों उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी तथा यूरेशिया का स्टेपी प्रदेश में पाया जाता है, जहां महाद्वीपीय जलवायु का विकास हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में अर्टिरीना यूरेगबी तथा कपंपाज, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैटनबरी नदी के मैदान प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन बनते हुए चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो वो नील नदी जो है मिस्र की सबसे लंबी नदी है और यह जो है सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। तो सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग जो है वो नील नदी के मुहाने पर हुआ
निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए हेरोडोटस द्वारा किया गया था। बाद में सभी नदियों के मुहाने पर निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया गया जाने लगा। नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा और चापाकार सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे विश्व की कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व की कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? तो उसे जाना जाता है सांटोस। यानी सांटोस जो है वो ब्राजील समस्त विश्व का लगभग 50% कहवा उत्पादन करता है। वैसे सबसे अधिक जो है वो कहाँ कहवा उत्पादन होता है? ब्राजील में। तो ब्राजील के बाद अगर हम देखें तो ब्राजील के बाद हमें देखने को मिलता है सांटोस। यानी ब्राजील जो है समस्त विश्व का लगभग 50% कहवा उत्पादित करता है। यद्यपि ब्राजील के समस्त राज्यों में कहवा उत्पादन होता है, किंतु साओ पोलो राज्य में ही मुख्यतः केंद्रित है। रेडियो डिजेनेरियो, मित्तस सिरास, एस्पिरिटो सैंटो मुख्य हैं। इसके जो मुख्य हैं, कहवा का बागान फजेंडा कहलाता है। यानी कहवा का जो बागान होता है क्या कहलाता है? फजेंडा कहलाता है। निर्यात मुख्यतः सेंटोस बंदरगाह से किया जाता है। भारत में मंगलौर बंदरगाह से है। तो यानी इसमें जो सबसे अधिक जो पाया जाता है तो वो सांटोस में पाया जाता है, लेकिन यहाँ से निर्यात भी होता है, लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र है वो है साओ पोलो। क्या है? साओ पोलो। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार किसे विश्व का कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? क्योंकि यहाँ से निर्यात किया जाता है तो इसे हम सांटोस के नाम से जानते हैं, और जो कहवा के बागान है उसे हम फजेंडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा से संबंधित है? तो वो ज्वार भाटा से संबंधित है सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से है। इन्हें सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कारण और ज्वार भाटा से संबंधित है। इन्हीं पृथ्वी के महासागरीय जल में ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों द्वारा होती है, पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तथा इसके पीछे स्थित भाग पर न्यूनतम परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंच जाता है, जिस कारण से ज्वार का अनुभव किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैसे यारडांग की बात करें तो यारडांग जो है वो वायु के द्वारा बनता है, ये बिल्कुल सही है। ज्वार नदमुख, ये तो पता ही चल रहा है, ज्वार नदमुख जो है वो नदी के द्वारा बनता है। और लटकती घाटी जो है वो किससे बनती है? वो लटकती घाटी बनती है हिमानी से। नूनाटक की अगर बात करें तो वो भी हिमानी से बनती है, लेकिन इसमें भूमिगत जल दिया हुआ, तो यही गलत है। क्वेश्चन के अनुसार जो सुमेलित नहीं है वो नूनाटक नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? यानी ठंडी धारा की अगर बात की जाए तो जैसे लेब्राडोर जो है वो एक ठंडी धारा है, फॉकलैंड ठंडी धारा, कनारी भी एक ठंडी धारा, गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक गर्म जल धारा है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जो ठंडी धारा नहीं है वो गल्फ स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम धारा एक खाड़ी की धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा को की ओर पश्चिम यूरोप के पश्चिम तट तक प्रवाहित होता है। मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी पूछा जा रहा है। तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से बिल्कुल सही है, नीली क्रांति मछली उत्पादन सही है, श्वेत क्रांति दुग्ध से सही है, पीली क्रांति जो है वो किससे है? इस्पात से नहीं है, पीली क्रांति जो वो तिलहन से होती है, यानी इसमें सुमेलित नहीं है, तो वो डी नंबर यानी पीली क्रांति नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, चिनूक क्या है? चिनूक एक स्थानीय हवा है जो कि पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाला गर्म तथा शुष्क
स्थानीय हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक तथा यूरोप में जो है फोन कहते हैं। यह चक्रवात जन तथा स्थानीय ऊर्ध्वाधर हवा होती है जिसका प्रभावित क्षेत्र की जलवायु पर असीमित प्रभाव होता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, ए नंबर, यानी स्थानीय हवा। नेक्स्ट, हमें सुमेलित देखना है, फर्स्ट सूची और सेकंड से सुमेलित करना है। जैसे बुशमैन जो जनजाति है वो कहां पर निवास करती है? देखते हैं कि बुशमैन जो है, बुशमैन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो नामीबिया में पाए जाते हैं। कहाँ? नामीबिया में। पिग्मी की अगर बात करें तो वो जायरे में पाए जाते हैं। एक्समो की बात अगर हम करें तो वो अलास्का में पाए जाते हैं। गोंड में भारत। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अनुसार अगर हम देखें तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? यानी निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वो यानी पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है यह एक वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। जीवमंडल रिजर्व पार्थिव एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। भारत में कुल 17 जीवमंडल रिजर्व स्थापित किए गए हैं। इनमें से सुंदरवन, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, पंचमढ़ी और सिमलपाल और नोकर टेवा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी नोकर टेक द्वारा जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कांगो नदी जो है वो 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है, क्योंकि कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में कांगो यानी जायर देश में बहती है। और इस नदी की प्रमुख विशेषता है कि यह 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। भूमध्य रेखा प्रदेश में बहने के कारण जल पर्याप्त वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? यानी ग्रहण के दौरान पड़ने वाले जो सबसे काला भाग जो कहलाता है वो प्रच्छाया कहलाता है। यानी सूर्य का वृत्तम भाग जो केवल सूर्य किरण के समय दिखाई देता है, कोरोना कहलाता है। ध्यान रखें कि सूर्य का जो वहतम भाग है जो केवल सूर्य किरण के समय दिखाई देता है तो उसे हम कोरोना कहलाता है। और जो भाग स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, केवल काला प्रतीत होता है, उसे हम प्रच्छाया के नाम से जानता है। तो कोरोना किसे कहा जाता है? जो सूर्य का वहतम भाग होता है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उसे फिनलैंड को कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिनलैंड एक अधिकतर भाग एक नीचा मैदान है जहाँ छोटी छोटी हजारों झीलें हैं, इसलिए इसे फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे सही सुमेलित की अगर बात करें, जैसे पेश संकल्पना जो है वाइडर डी लाबिलास द्वारा, ये बिल्कुल करेक्ट है। रुको और जाओ निश्चयवाद, ये गिरफट टेलर का है, ये भी सही कथन है। लेविनस्ट्रॉम फ्रेंड्स रेटजेल का, ये सही है। इसमें पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसका व्यवहारवाद जो है वो विलियम फिर्क का है। किसका है? विलियम फिर्क का। इमैनुअल कांट का नहीं है, इस वजह से इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि यह जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के जो घास के क्षेत्र है वो पंपाज क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती है? तो वो है बागाती कृषि। कौन सी? यानी बागानी जो कृषि है उनके अंतर्गत कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलों आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसके हम देखते हैं थ्योरी की बागाती कृषि एवं नई कृषि तकनीकों एवं मशीनों का इस्तेमाल करते हुए वाणिज्यिक आधार पर उगाई जाने वाली उष्णकटिबंध फसलों का एकल कृषि है, जिसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपीय भूस्वामियों द्वारा की गई। भारत में इसके अंतर्गत मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़ एवं मसालों की खेती की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून क्या है? तो मानसून एक मौसमी हवा है। क्या है? मौसमी हवा है मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या वस्तु। इस शब्द का प्रयोग अरब के नाविकों द्वारा अरब सागर क्षेत्र में प्रवाहित उन हवाओं के लिए किया जाता था जिनकी दिशा में मौसमी परिवर्तन के साथ परिवर्तन देखा जाता था। जाड़े में उत्तर से पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर, गर्मी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, यानी मौसमी हवाएं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परत का सही अनुक्रम है। यानी सबसे पहले हमारी कौन सी परत आती है? इस पृथ्वी, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो सौर मंडल की ओर जब बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हमारी आएगी वो आती है क्षोभ मंडल, यानी ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल, फिर आता है मेरा मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। वर्तमान समय में वायुमंडल की जानकारी प्राप्त करने के लिए नवीन उपकरणों की सहायता ली जाती है। इस आधार पर वायुमंडल की ऊंचाई से 16 से 29,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, परंतु धरातल के केवल 800 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल ही अधिक महत्वपूर्ण है। ताप दाब के आधार पर परतों का सही अनुक्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल तथा ताप मंडल है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है, तो वो किससे है? अत्यधिक वर्षा से, निर्माणीकरण से, अत्यधिक कृषि से, अत्यधिक चराई से। तो जो मिट्टी अपरदन की सबसे बड़ी जो समस्या है वो अत्यधिक चराई से है, यानी इसका कूट में अगर देखें तो कूट विधि से ऑप्शन नंबर यानी अत्यधिक चराई से भी है और निर्वारीकरण से भी है, और अत्यधिक अगर देखें तो ये दो हमारे जो इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड और फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जीआईएस, जिसका लघु रूप होता है। जीआईएस क्या है? जीआईएस यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, बुशमैन कहाँ के यानी निवासी हैं? तो बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल के निवासी है, यानी कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर एक ऊंचा बृहद पठार है, जिसके पूर्व में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, जहां की जलवायु उपोष्ण है। बुशमैन अपने शिविर से 600 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र में आखेट और संग्रहण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्वार नदमुख क्या होता है और ज्वार नदमुख का जो निर्माण है वो कौन सी नदी करती है? तो वो ताप्ती नदी करती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली तापी प्रमुख नदी है, जिसका उद्भव बैतूल जनपद में मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है। यह 724 किलोमीटर लंबी है तथा 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल बहाकर ले जाती है।
यह नर्मदा की भांति एक एक्चुअरी बनाती है। तो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, वो करती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कोयला और खनिज जो तेल है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? क्योंकि यह जो दबकर परतदार होता है तो यह अपसादी चट्टान कहलाती है। अपसादी चट्टान में कोयला और खनिज तेल हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिक है। यह ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरी अपसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो एंडीज पर्वत जो उदाहरण है वो किसका है? यानी एंडीज पर्वत जो है वो बलित पर्वत का एक उदाहरण है। इसमें थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी यानी बलित पर्वत का है। यानी जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या बलित पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर अगर मोड़दार पर्वत का आता तो मोड़दार पर्वत भी इसका कथन बिल्कुल सही था। बलित पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है, जिनका विस्तार प्राय हर महाद्वीप में पाया जाता है। हिमालय, एंडीज, रॉकीज, एटलस आदि जो है इसके मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? तो कौन सा ग्रामीण जो बस्ती है वो वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? इसमें जानी जाती है झीलों के जो किनारे गांव का विकास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो उसे वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है। क्योंकि ज्यामितीय आकार का प्रतिरूप से जो किसी अधिवास के बहाव द्वारा निर्मित होती है। जब आवासों का निर्माण किसी तालाब, झील, दुर्ग, देवालय, नदी विसर्प आदि के चतुर्दिक होता है तो इसके वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तथा देश की वित्तीय राजधानी यूएनओ का मुख्यालय। संसार भर के लिए इसकी बड़ी महत्ता है। अटलांटिक महासागर का अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? जहां उच्च जन्म दर होती है और मृत्यु दर दोनों होती हैं, यानी उच्च जन्म दर और मृत्यु दर होती है तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट के अंतर्गत रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत एक विकास यानी W.S. थॉमसन तथा W. बोटेस्टीन द्वारा किया गया था। दूसरी अवस्था में इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं। उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। यानी मृत्यु दर कैसी रहेगी? घटती है, यानी जहां उच्च जन्म दर हो और मृत्यु दर में कमी हो तो वहां पर क्या होगा कि यह जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? W.S. थॉमसन ने। यानी जनसंख्या विस्फोट संबंधित है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, यानी पारादीप जो है वो उड़ीसा तट पर अवस्थित है, थोड़ा सा फिक्का है। तो देश में कुल 12 बड़े बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इसके पश्चिमी तट के सहारे, पूर्वी तट के सहारे 6 बंदरगाह। पारादीप उड़ीसा तट पर के सहारे कटक से लगभग 100 किलोमीटर पूर्व यह देश का सबसे गहराई वाला बंदरगाह है, जिसमें क्या है 60,000 DWT वाले जहाज भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट तथा सेकंड से हमें सुमेलित करना है और देखना इसका सही क्या है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी एक कहाँ दो। विश्व वन दिवस की अगर हम बात करें तो वो कब मनाया जाता है? तो वो 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका ए नंबर। विश्व ओजोन दिवस की अगर हम बात करें या
तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया, सॉरी, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और विश्व आवास दिवस की अगर हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी इसका 4 नंबर। तो इसके अनुसार हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, यानी ए का दूसरा, बी का पहला। विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, सारगैसा जो है सागर स्थित है, तो सारगैसा कहाँ पर स्थित है? सारगैसा जो है वो अटलांटिक महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा एक प्रति चक्रवर्ती प्रवाह का क्रम पाया जाता है। इस चक्र के अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें सारगैसम घास फैली रहती है, और इस भाग को हम सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मैग्मा, यानी भूगर्भ के अंतर्गत पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, तो वो है पर्यावरणीय दशाएं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? तो वो पेरू जो देश है उसमें सबसे ज्यादा मछली होती है। तो दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत पेरू तथा चिली के मत्स्य क्षेत्र आते हैं, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। पेरू तट के पास इकोबी प्रजाति की मछली भारी मात्रा में पकड़ी जाती है। जापान, नॉर्वे, चिली क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर पकड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह से एक्समो संबंधित है? तो एक्समो जो समूह संबंधित है मंगोलाइड से है, यानी मंगोलाइड प्रजाति मुख्यतः मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों और अफ्रीका पश्चिमी भाग, रेड इंडियंस, आर्कटिक प्रदेश, कनाडा, ग्रीनलैंड में, एक्समो तथा साइबेरिया में, याकुत में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में मंगोलाइड प्रजाति प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के चारों ओर एकत्रित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेनिनो क्या है? लेनिनो क्या है? लेनिनो एक पेरू तथा पश्चिमी तट की गर्म धारा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यानी लेनिनो एक मौसमी घटना है। लेनिनो को एसु, सिसु तथा लानिनो को एलिनिनो की छोटी बहन के रूप में परिभाषित किया गया है। लेनिनो को एसु, सिसु तथा लानिनो को एलिनिनो की छोटी बहन के रूप में परिभाषित किया जाता है, और एलिनिनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि तथा लानिनो का पश्चिम प्रशांत महासागर के उद्भव से जोड़ा जाता है। एल निनो के प्रबल होने पर पेरू तट पर बहुत वर्षा होती है, परंतु भारत में सूखा पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? तो कायांतरित चट्टान की बात की जा रही है, तो ग्रेनाइट जो चट्टान है वो कायांतरित चट्टान नहीं है, क्योंकि रूपांतरित शैल जैसा कि शब्द रूपांतरण से प्रकट होता है, अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है, जैसे चूना पत्थर का संगमरमर, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट और सेल का सिलेट आग्नेय का नीस आदि होता है। तो इसमें जो कायांतरित चट्टान नहीं है तो वो ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट क्या एक आग्नेय सेल है। नेक्स्ट, सूर्य की दीप्तमान सतह को हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य की दीप्तमान सतह को हम जानते हैं प्रकाश मंडल के नाम से, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। यानी जब सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, और सूर्य का बाह्य भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं, और प्रकाश मंडल से ही सौर ज्वाला निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो वो रेट जेल जो है उनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है।
रेड जेल यानी ऑप्शन नंबर सी, रेड जेल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोल के पटल पर रेड जेल प्रभावी रहा। रेड जेल ने विभिन्न जातियों और राष्ट्रों में मानव जीवन शैलियों की तुलना की और इस प्रकार मानव भूगोल का जो व्यवस्थित अध्ययन किया, मानव भूविज्ञान शब्द का आविष्कार किया। इनकी प्रसिद्ध रचना एंथ्रोपाइजियोग्राफी की विश्व में सर्वाधिक प्रशंसा की गई। इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 47, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहलाता है? तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर जर्मनी का एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूशास्त्रवेत्ता थे। वैगनर ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 से किया। महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है 22 दिसंबर से सूर्य लंबवत चमकता है। तो ये कहाँ चमकता है? 22 दिसंबर, क्योंकि ये दक्षिण में जाता है, तो इसका करेक्ट है मकर रेखा। तो यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों में स्थायित्व हो जाता है, परंतु पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण उसकी सूर्य से संबंधित स्थिति में परिवर्तन होता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर तथा 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो 1.3 सेकंड लगते हैं। यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट यानी 11.47 सेकंड में चक्कर लगा लेता है और इसका घूर्णन अवधि भी इतनी है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.17 मिनट का समय लगता है। लेकिन ये चंद्रमा जो अपने चारों ओर पृथ्वी के जो चक्कर लगाते हैं वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया है वो एराटोस्थेनीज ने किया है। किसने किया है? एराटोस्थेनीज ने। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री एराटोस्थेनीज ने पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द प्रस्तावित किया था। इसके बाद से यह शब्द लगातार प्रयोग होता रहा है और अब एक पूर्ण विकसित विज्ञान बन गया। उसने जियोग्राफिया नामक ग्रंथ लिखा जिसमें गणितीय भूगोल का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है, यानी भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि जो बनी हुई है वो ऑप्शन नंबर सी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है। भारत का भूमिकीय इतिहास अत्यंत जटिल एवं विविधतापूर्ण है। इसका विस्तार नवीन से लेकर अत्यंत प्राचीन आर्कटियन घारवाड़ सहित देश की प्राचीनतम शिलाएं प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग में फैली हुई है। इसमें शिस्ट, नाइस, ग्रेनाइट एवं बार्कोनाइट जैसी चट्टानों की प्रधानता है जिसमें आग्नेय एवं कायांतरित शिलाओं के जमाव पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवकरणीय संसाधन है? तो नवकरणीय जो संसाधन है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। पृथ्वी पर ऊर्जा जीवन और क्रियाशीलता का आधार है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह प्रत्यक्ष और रूपांतरित और ऊर्जा ही इसी प्रकार ऊर्जा संसाधनों की को क्षयशील और अक्षयशील या नवकरणीय श्रेणियों में विभाजित करते हैं। नवकरणीय में वनस्पति, सूर्य, वायु, जल, ज्वार आदि को जो है समाहित करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। यानी नवकरणीय संसाधन क्या है? तो वो वन है।
चलिए नेक्स्ट, भारत में गन्ने के उत्पादन में घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम है, वो क्या क्रम है? यानी इसका ऑप्शन नंबर, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है गन्ने का उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है विल्बर जोलेंसकी ने। किसने? विल्बर जोलेंसकी ने जो लिखी है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। जो कि विल्बर जोलेंसकी ने 1966 में पाठ्यपुस्तक ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक में जनसंख्या भूगोल की परिभाषा दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो पिट्सबर्ग जो भारत का, वो जमशेदपुर कहलाता है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध लौह इस्पात केंद्र है। यद्यपि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश बन गया है। इस्पात उद्योग में एक महत्वपूर्ण मोड़ द्वारा आयरन स्टील कंपनी द्वारा 1907 स्थापना की साथ आया और यही इस्पात संयंत्र का पिट्सबर्ग कहलाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी भारत में नदियों का जाल तंत्र पाया जाता है जिसमें धरातलीय जल प्रवाहित होता है। इसमें मुख्यतः हिमालय अपवाह तथा प्रायद्वीपीय अपवाह प्रमुख है। हिमालय प्रवाह की प्रमुख नदियां जो है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, कर्नाली, गंडक, कोसी आदि पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय के उद्भव के पहले से ही प्रभावित हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है मुझे। एक कथन पी है और एक कारण है। देखते हैं, कथन कहता है कि संहत अधभास बहुधा विखंडित हो जाता है। आर यानी इसका कारण क्या है? जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। तो हमें इसका सही देखना है कि इसका करेक्ट हमारा कौन सा रहेगा। यानी पी आर यानी संहत अधभास बहुधा विखंडित हो जाता है, ये भी सही है और इसका कारण भी सही है, जात तथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। तो इसका यानी दोनों सही है। आर पी की जो सही व्याख्या भी करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत की विशाल उत्तरी मैदानों के पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में पश्चिमी बंगाल तक में विस्तृत क्षेत्र में संहत अधिवासों की प्रधानता देखी जाती है और इन अधिवासों में भवनों के समूह आड़ी तिरछी संचारी और घुमावदार गलियों द्वारा पृथक किए जाते हैं। इसमें विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक अलगाव पाया जाता है। यह अक्सर मुख्यतः बस्ती से दूर बिखरे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्रवाहित यानी अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो वो पर्वतीय क्षेत्र है खासी की पहाड़ियां। यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिम घाट, उत्तर पूर्वी के उप हिमालय क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियों से प्राप्त होती है। मेघालय पठार की खासी पहाड़ियों में तो इसकी मात्रा 1000 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। यानी पर्वतीय क्षेत्र का अधिकतम वर्षा जो प्राप्त करता है वो खासी की पहाड़ियां करती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसमें ज्वालामुखी नहीं है। यानी ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक बीवर या छिद्र है जिसका संबंध पृथ्वी की आंतरिक भाग से होता है तथा जिसके माध्यम से लावा, राख, गैस, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है। ज्वालामुखी की 3 मेखलाएं मिलती हैं। यह प्रशस्त मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 से अधिक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें और हम इस वीडियो के देखते हैं अंतिम छोर की ओर चलते हैं और देखेंगे 60वां क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो असम में स्थित है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं संशोधित राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के अनुसार
देश के वन जीवों एवं जीवों हेतु कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.8% कर दिया गया है, जिसमें 99 राष्ट्रीय उद्यान और 513 अभयारण्य सम्मिलित हैं। मानव काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। तो विश्व का जो सबसे अधिक जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो चीन है, यानी चीन में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। कपास एक नकदी फसल है, भारत का देशज पौधा है। कपास मालवेसी कुल का सदस्य है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है, जहाँ 40 डिग्री उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। विश्व में कपास का उत्पादन चीन प्रथम है, द्वितीय भारत है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान चतुर्थ स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर मापने पर मापी जाती है। भूकंप भूपृष्ठ का विविध, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भूकंप भूपृष्ठ का विविध उग्रता वाला यह कंपन जिसके उद्भव से पृथ्वी की अंतर्जात बलों का योगदान है। इसकी तीव्रता रिक्टर मापक पर मापी जाती है। 7 से अधिक होने पर इससे धन जन की भारी तबाही होती है। देश का 60% से अधिक भाग मध्यस्थ से उच्च भूकंपीय तीव्रता वाली मेघनाओं में अवस्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो का कि भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार क्या है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश का जो विस्तार है तो वो 10 अंश उत्तरी और 10 अंश दक्षिणी है, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण 5 अंश से 10 अंश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग में विस्तृत जलवायु वाले भाग को कहते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय तट जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। इसका विस्तार कभी कभी 150 से 250 अक्षांश तक भी पाया जाता है। ऐसा वायुदाब पेटियों के संकुचन एवं विस्तार का कारण है। इस प्रकार से इस वीडियो के हमने सभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में लाइव जुड़ें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल के और हमारी आप वेबसाइट पर भी जाएं। वेबसाइट है मीमांसा एकेडमी, मीमांसाacademy.co.in वेबसाइट पर जाकर आप हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी है, ऐप्स का नाम होगा मेरा इक्लेरा, इस नाम से ऐप्स होगा, जिसका कोड हमारा होगा MIM003, और उससे ऐप्स को डाउनलोड करके आप हमारे लाइव जुड़ सकते हैं डेली सुबह 8 बजे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।